वेलकम स्टूडेंट। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैफ इन प्लांट। यानी इस चैप्टर में हमको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है वो, और दूसरा एसेंट ऑफ सैफ। ये दोनों चीज़ें प्लांट्स में होती है और इसको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो प्लांट में किस तरीके से होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा था वो आप लोग पढ़ चुके हो पहले, कि प्लांट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट की मदद से होता है, और रूट में भी वो काम जो होता है वो रूट हेयर्स की हेल्प से होता है। रूट हेयर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक रूट का रीज़न ड्रॉ किया है। वैसे तो ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार हम वापस देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आएगा कि कौन से ऑर्गन से पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने दिखाया है कि रूट के 3 रीजन दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड और ये थर्ड। उसके अलावा एक अलग से रीजन मैंने ड्रॉ किया जिसको बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप जो होता है ये एक सॉलिड रीजन होता है, यानी एक हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ये इसलिए होता है कि जब रूट ग्रोथ करे तो वो जब मिट्टी में ग्रोथ करती है और अगर वो हार्ड सॉइल के अंदर ग्रोथ कर रही है तो रूट जो वहाँ से टूटे नहीं, कटे फटे नहीं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है रूट कैप। रूट कैप के जस्ट पीछे मैंने बनाया रूट एपेक्स रीजन। रूट एपेक्स रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं सेल डिवीज़न जोन। यानी यहाँ की जो सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, यहाँ हमेशा सेल जो वो डिवाइड करती रहेगी, रूट की ग्रोथ होती रहेगी। तो इस रीजन को हम बोलते हैं रूट एपेक्स या सेल डिवीज़न जोन। ठीक है, उसके जस्ट पीछे की तरफ होता है इलोंगेशन जोन। ये हमको नाम से पता चल रहा है कि इलोंगेशन नाम से पता चल रहा है कि ऐसा जोन जो क्या कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहे, यानी लंबा होता रहे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रूट एपेक्स वाला जो रीजन होता है वहाँ पर सेल डिवाइड होती रहती है, और वो डिवाइड होते ही क्या होती है, वो सेल पीछे की तरफ मूव कर जाती है। पीछे यानी इलोंगेशन जोन में वो मूव कर जाती है, और वो इलोंगेशन जोन में जा के जमा होती रहती है, और वहाँ पर जाके वो अपनी हाइट को इंक्रीज़ करती है, यानी अपनी ग्रोथ बढ़ाती है वो। और वो रीजन जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है। यानी रूट की अगर लेंथ बढ़ेगी, रूट की लेंथ बढ़ रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है इलोंगेशन जोन। ठीक है, सेल का डिवीज़न यहाँ पर होता है लेकिन वो जाती इस रीजन में, और यहाँ जाकर वो क्या करती है, रूट की लेंथ को इंक्रीज़ करती है। इसीलिए इस रीजन को हम बोलते हैं इलोंगेशन जोन। थर्ड और लास्ट रीजन होता है हमारे पास में मैच्योरेशन जोन। इसको मैच्योरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सेल होती है जो मैच्योर हो गई, यानी जो ओल्ड होती जा रही है, ओल्ड हो गई और वो अब डिवाइड नहीं हो रही, उनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी अब नहीं है, तो वो सेल इस रीजन में आकर जमा होती जाती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। और इसी जोन के अंदर हमारे होते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो यहीं पे हमने रूट हेयर्स बनाए यहाँ पर। और रूट हेयर्स ही होते हैं जो प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिनकी मदद से पानी जो है वो जड़ों तक पहुँचता है, और जड़ों से होता हुआ वो प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुँचता है। तो यहाँ पर मैंने रूट हेयर्स के डायग्राम को अलग से ड्रॉ करके दिखाया है। यहाँ मैंने ये रूट हेयर्स बनाए। ठीक है, रूट हेयर के जस्ट पीछे जो सेल्स होती है वो होती है एपिडर्मल सेल। उसके बाद में मैंने ये कोर्टेक्स रीजन बनाया जिसमें 5 से 6 लेयर जो है वो कोशिकाओं की है, ओवल शेप सेल्स आपको यहाँ पर दिख रही है, 5 से 6 रीजन। और उसके बाद में जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, जो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है। एंडोडर्मिस के अंदर मैंने एक ऑरेंज पट्टी बनाई है, ये एक ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है एंडोडर्मिस के अंदर, जिससे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो सुबेरिन की बनी हुई होती है। कैस्पेरियन जो स्ट्रिप होती है उनका काम क्या होता है, जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी वहाँ से पानी आगे नहीं जा सकता, यानी वो पानी को रोकने का बैरियर का काम करती है। इसका मतलब जिस सेल के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी, जहाँ पर जगह खाली होगी, वहीं से पानी आगे एंटर करेगा, सारी सेल्स में से वो एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने ये रीज़न बनाए। उसके बाद में आपको पता है आगे जो सारे रीज़न होते हैं प्लांट्स में, अगर रूट हेयर्स का हम हिस्सा बना रहे हैं तो जैसे मैंने शुरू से दिखाया कि रूट हेयर्स है, फिर यहाँ एपिडर्मल सेल है, फिर कोर्टेक्स है, उसके बाद में एंडोडर्मिस है। तो अब आपके पास में प्रोटोजाइलम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, फ्लोएम, ये सारे रीजन आएंगे। यहाँ पर फ्लोएम आएगा, फिर कैम्बियम आएगा। इसको मैंने सिर्फ लिख दिया है, बनाया नहीं है। पी मतलब फ्लोएम, सी से कैम्बियम, और एक्स का मतलब जाइलम, और उसके बाद में पित और पितरेस, ये सारे रीजन। तो इनको मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो अब मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया कि पानी अंदर कैसे पहुँचता है। उसके लिए मैंने 2 कलर यूज़ लिए, एक ब्लू कलर और एक पिंक कलर। दोनों को आपको समझना है। ब्लू में हम क्या देख रहे हैं कि पानी जो है वो पहले सिंपल ऑस्मोसिस से अंदर एंटर करेगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट हेयर जो पानी को लेता है अंदर की तरफ वो ऑस्मोसिस के थ्रू लेता है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि पानी का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो रूट हेयर की एपिडर्मल सेल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, और बाहर जो है उस पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
कोशिकाओं के अंदर जो है पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से सोइल से जो पानी है वो अंदर रूट हेयर्स की सेल्स में जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट हेयर में ये पानी अंदर एंटर कर रहा है, बाहर सोइल से ही अंदर की तरफ एंटर कर रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। जैसे ही अंदर एंटर कर रहा है उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि ये पानी जो है वो इन कोशिकाओं से इनके इंटरसेल्यूलर स्पेस से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि पानी रूट हेयर से अंदर एंटर कर रहा है और अंदर एंटर करने के बाद वो सेल टू सेल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? एक कंडीशन में हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो कोशिकाओं के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है। ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पानी जो है वो कोशिकाओं के अंदर एंट्री नहीं कर रहा, वो सिर्फ सेल वॉल यानी जो नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल वॉल से, या फिर जो इनके बीच का इंटरसेल्यूलर स्पेस है यानी इन कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, जैसे एक सेल ये एक यहाँ पर है, तो इनके बीच में ये जो गैप होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस, वो इन्हीं स्पेस से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हम ये देख रहे हैं। सेकंड में हम ये देख रहे हैं कि पानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर एंटर कर रहा है और ऐसे होते हुए वो आगे बढ़ रहा है और प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंच रहा है। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, फर्स्ट वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, सेकंड वाले को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ये पानी का अंदर पहुंचने के पाथवे हैं। इनके ऊपर भी पूछा जाता है आपको कि पानी अंदर किस तरीके से पहुंचता है, उसके लिए कौन कौन से पाथ वो फॉलो करता है। तो फर्स्ट पाथ हमने ड्रॉ किया एपोप्लास्ट, सेकंड हमने ड्रॉ किया सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट में आप बता सकते हो कि इसमें पानी जो है वो सेल के अंदर एंट्री नहीं करता, वो सिर्फ सेल वॉल से या इंटरसेल्यूलर स्पेस से होता हुआ आगे बढ़ता है। सेकंड में हम ये बताएंगे कि पानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर एंटर करता है और इसी तरीके से वो एक सेल से दूसरी सेल से होता हुआ ऑस्मोसिस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और वो फिर आगे से आगे पहुंचता है। लेकिन यहाँ आकर कंडीशन चेंज होती है। कहाँ पर? एंडोडर्मिस वाले हिस्से में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंडोडर्मिस वाले हिस्से में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकी हिस्से में तो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो यहाँ से पानी एंटर नहीं करेगा, सिर्फ इस एक सेल से एंटर करेगा क्योंकि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। यहाँ आके दोनों पाथवे सेम हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ सिम्प्लास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लू वाला भी सेल के अंदर से ही होता हुआ जाएगा और पिंक वाला भी सेल के अंदर से होता हुआ जाएगा, यानी यहाँ आकर दोनों का पाथवे सेम हो जाता है। दोनों ही सिम्प्लास्ट मूवमेंट जो है उसको फॉलो करते हैं और आगे फिर से वो अपने पाथ चेंज कर लेते हैं, फिर से वो अपने अपने पाथ को फॉलो करेंगे, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा एपोप्लास्ट पाथवे व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इन प्लांट अकर्स थ्रू नॉन लिविंग सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेस। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब पानी का फ्लो नॉन लिविंग सेल वॉल से या इंटरसेल्यूलर स्पेस से होता है तो उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि सेल वॉल से और इंटरसेल्यूलर स्पेस से होता है। ठीक है, इससे हम ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ से हो रहा है, ये सेल में वॉल जो होती है उसके थ्रू हो रहा है, यानी मेम्ब्रेन से हो रहा है, या तो ये मेम्ब्रेन से होगा या फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस से, तो इसलिए हम इसको ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से ड्रॉ करके दिखाया आपको। यहाँ पर मैंने सेल वॉल भी बनाई है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल है, तो ये या तो सेल वॉल से होता हुआ जाएगा या फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सेल के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो ज़्यादातर प्लांट में यही पाथवे फॉलो किया जाता है, एपोप्लास्ट, मैक्सिमम यही देखने को मिलता है। सेकंड कंडीशन में मैंने लिखा है सिम्प्लास्ट पाथवे व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। यहाँ पर क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल में पानी जा रहा है तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा बनेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच का कनेक्शन होता है जिनके थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी अगर यहाँ पर मैं एक सेल ये ड्रॉ करूँ तो इसके बीच में इस तरह का पाइप बनेगा जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जहाँ से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा बनेगा और उसके थ्रू जो है ये जो पानी होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर सेल टू सेल होगा और बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा बनेगा। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं लिविंग पाथवे। लिविंग पाथवे इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि ये जो है ये सेल के अंदर जा रहा है, यानी ये एक लिविंग सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर लिविंग पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिविंग पाथवे। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते क्योंकि मेन यही दो पाथवे फॉलो होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एक और हमने यहाँ पे लिखा वैक्यूलर पाथवे, जिसका मतलब क्या होता है कि वाटर फ्लो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट प्लाज्मोडेस्मेटा। पानी का जो
ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते इसके बारे में। वेक्यूलर सिर्फ आपको नाम ध्यान होना चाहिए कि वेक्यूलर क्या होता है और कैसे होता है। वेक्यूलर पाथवे जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी जो है वो ट्रांसफर होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं होता। तो ये दो आपको पाथवे भी ध्यान रखना है कि पानी किस किस पाथ से होता हुआ प्लांट के रूट हेयर से होता हुआ प्लांट के आगे वाले हिस्से तक पहुंचता है, यानी जड़ों तक पहुंचता है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं रूट हेयर से होता है वो जड़ों के तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने एक पार्ट कंप्लीट किया, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सेप। थैंक यू।